हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। सभी एक बार कंफर्म करेंगे। सर आप तो 1+ से ब्रह्मचर्य हो गए। हाँ, बात तो सही है, क्या करें, मजबूरी है। श्री श्री 1008 पर बाबा पर मार कीजिए। ये 1008 का मतलब क्या होता है? आई वॉन्ट टू नो व्हाट डज दिस 1008 मीन्स। क्यों? हाँ चलो भाई। तो आज जो हम लोग लेक्चर नंबर 8 शुरू करने वाले हैं, काफ़ी सालों के बाद हमारी क्लासेस आज फिर से शुरू हो रही हैं। और मानो ऐसा लग रहा हो कि भाई क्या चल रहा है ये। नहीं नहीं, अभी लगेगा तुम्हें, ठीक है। खैर, इससे पहले कि आगे बढ़ें, मेरी क्रिसमस और तेरी क्रिसमस सभी को। हाँ, तुझे क्या लगा नहीं लौटेंगे? हाँ। आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स। आगे घूम के सर, आज क्रिसमस की छुट्टी बेटे, क्रिसमस की छुट्टी। अच्छा अरे चलो, मैं छुट्टी मांगू तो चलता भी है। इतना ट्रैवल कर किया, इतना घूमा फिरा, थक गया होगा आदमी। कम से कम 3-4 दिन का तो ब्रेक बनता है, लेकिन नहीं, आदमी तुरंत पढ़ाने पे आ गया। लेकिन तुम्हें क्या है, ब्रेक चाहिए। इतना दिन तुमने आराम किया। अच्छा, मेरा तो समझ में आता है कि भाई मैं तो घूमा फिरा हूँ, ठीक है, थक गया हूँगा, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा है, एक्टिंग करनी पड़ी है। अब आई नो कि तुम पूछोगे सर एक्टिंग कहाँ करी तुमने, है ना। बताऊँगा अभी कहाँ एक्टिंग करी, लेकिन आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। एंड आज तुलसी पूजा भी है, तो तुलसी माता को जय बोलेंगे। 2 तुलसी की पत्ती अच्छा, किस किस के घर में तुलसी का पेड़ है? क्यों, मेरे घर में तो है। सर न्यू पैटर्न सीरीज से SSCGD हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सोनू जी, बिल्कुल हो जाएगा। और मास्टर बड़े दिन बाद, सौरभ बेटे ऐसे वेलकम करते हैं मास्टर का। हाउ वॉज योर वेकेशन? ठीक है, ठीक ठीक था। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। करिए जरा क्वेश्चन। शुंगा डायनेस्टी याद है? आज से हजारों साल पहले की बात है। एक शुंगा डायनेस्टी करके हुआ करती थी और हम लोग उसके बारे में पढ़ा करते थे। हाँ सर, याद तो आ रहा है कुछ, शुंगा शुंगा करी कुछ तो था, शुंगा, पुष्यमित्र शुंगा, लेकिन कुछ ज़्यादा याद नहीं आ पा रहा है। क्यों? So Pushyamitra Shunga was the founder of the Shunga dynasty. Yes, the Shunga rulers were strong supporters of Buddhism. कई स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स थे बुद्धिज़्म के, बताइए जल्दी से। अब देखो, हमें पता है कि जो पुष्यमित्र शुंग हैं, ठीक है, ही वॉज अ काइंड ऑफ ब्राह्मण, और ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे कि नहीं थे? तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ बुद्धिज़्म, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। दो दे पैटर्नाइज्ड दी, ठीक है, दे पैटर्नाइज्ड द बुद्धिज़्म, बिकॉज वी नो कि जो हमने सांची स्तूपा देखा था, स्तूपा नंबर 3, उसको एनलार्ज करने का काम फ्रॉम द सैंडस्टोन वाज डन बाय द शुंगा डायनेस्टी, है ना। लेकिन ध्यान रखना, स्टॉन्च फॉलोअर या सपोर्टर्स थे किसके? ब्राह्मणिज्म के, ना कि बुद्धिज्म के। इंडो ग्रीक्स के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे हुए, जरा बताइए कौन सा सही है यहाँ पे। So the Indo-Greeks introduced gold coins in India. Menander was a famous Indo-Greek ruler who embraced Buddhism. तो गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे, यस, एंड ऑल्सो कॉइन एट्रीब्यूटेड टू किंग्स, जिसमें कॉइन्स में फोटो होती थी किसकी? रूलर की। मियांडर वॉज अ फेमस इंडो ग्रीक रूलर हु एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। नाउ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इफ़ यू कैन रिकॉल द बुक मिलिंद पन्हो, ठीक है, अगर आप मिलिंद पन्हो रिकॉल कर पाएँ, तो उसमें डायलॉग है मिलिंद यानी मियांडर और किसके बीच में? नागसेन के बीच में, जो हुआ था बुद्धिस्ट मंक, तो उन दोनों के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। विद रेफरेंस टू द कुषाण एम्पायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुषाण साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वी नो कि सेंट्रल एशिया से इन्वेजन हुए थे। सबसे पहले तो इंडो ग्रीक्स आए थे, देन उसके बाद शाक्स आए थे, देन उसके बाद जिनको कि हम स्काइथियंस भी बोलते हैं, उसके बाद आते हैं पार्थियंस, एंड उसके बाद आते हैं कौन? एट द लास्ट कुषाण, ठीक है। एंड कुषाण में भी
अगर आपको याद हो एक इंस्क्रिप्शन मिला था अफगानिस्तान में, क्या नाम था उसका, आर से शुरू हो रहा था, जहाँ से इनके जीनोलॉजी के बारे में पता चलता है कि पहले तो कुजिल कटफिशेस, विमा कटफिशेस, याद है आपको, एंड थर्ड नंबर पे कनिष्क नहीं थे अकॉर्डिंग टू जो रबर इंस्क्रिप्शन है। कौन था जरा बताइए, वो फोर्थ नंबर पे थे, तो रबर इंस्क्रिप्शन था वो, ठीक है, रबर इंस्क्रिप्शन। कनिष्क वॉज द मोस्ट फेमस रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी, येस, बिकॉज इन्हीं के टाइम पे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस स्टार्ट हुए थे, एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स, लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग कनिष्काज रेन, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है और चौथा भी सही है। इफ़ यू कैन रिकॉल ए के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक एंड कनिष्क। कनिष्क वॉज द फोर्थ, मतलब जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसको पैटर्नाइज किया था कनिष्क ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा, बोथ 1 एंड 2, है ना। कहाँ पर हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जरा बताएंगे, वेयर वॉज दी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, क्यों, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, क्या गुप्ता डायनेस्टी, रो क्यों रहे हो, हैं, गुप्ता डायनेस्टी, मतलब छपरी वाली गरी, मतलब हरकत यहाँ पे तुम दिखाई देते हो कुछ लोग, है ना, मतलब चल रहा है यहाँ पे कुछ, कमेंट कर रहे हो कुछ। तो फोर्थ किसने पार्टनाइज करी थी, कनिष्क ने करी थी, एंड कहाँ पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दी सातवाहन, ठीक है, जो सातवाहन वंश था उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन से सही है। सातवाहनास रूल्ड मेनली इन द डेक्कन रीजन, मेनली क्या डेक्कन रीजन में इनका रूल था, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। गौतमीपुत्र सतकर्णी डिफीटेड द शाकास, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शख्स को डिफीट करने का काम किया था। अब अगर आपको याद हो तो ये भी हमने पढ़ा था कि ये सही है, तभी तो नासिक इंस्क्रिप्शन गौतमीपुत्र बलसारी ने उसमें मेंशन करवाया था कि भाई गौतमीपुत्र जो सतकर्णी है, इनका जो बेटा है, उसने शख्स को डिफीट किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आंसर होगा, बोथ 1 एंड 2। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर। गांधार आर्ट shows the Greek influence and Mathura art used blue schist stone. So G for गांधार, G for Greek, yes, जिसको कि हम किस नाम से और जानते हैं, हेलिस्टिक आर्ट, ठीक है, एंड विच यूजेस दी ग्रेट सैंडस्टोन और द ग्रे चिस्ट, ठीक है। मथुरा आर्ट यूजेस ब्लू चिस्ट स्टोन, नो रेड सैंडस्टोन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं अभी, और अच्छा जल्दी से बताइए, हु डेवलप दिस अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा नैरेटिव होती थी, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि किस स्टोन से, किस मटेरियल से बनी होती थी, तो वाइट लाइम स्टोन से, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। सो दिस वॉज स्टार्टेड बाई दी सातवाहनास, ठीक है, सातवाहनास ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से आंसर हो जाएगा, 1 ओनली। अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का इतिहास अब हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल एविडेंस, साउथ इंडिया डिड नॉट एक्सपीरियंस अ डिस्टिंक्ट ब्रॉन्ज एज एंड डायरेक्टली ट्रांजिशन टू मेगालिथिक एज। नाउ व्हाट डज दिस मेगालिथ मीन्स, अगर आप यहाँ पर नहीं भी देखोगे, मतलब नहीं देखोगे, तो भी सिंपल आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज वी हैव रेड द स्टोन एज, और वहाँ पर हमने देखा था स्टोन एज को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे, एक तो पीलियोलिथिक, दूसरा था मीजोलिथिक एंड तीसरा था न्यूलिथिक। पीलियो का मतलब होता है ओल्ड, मीजो का मतलब होता है मिडिल, एंड न्यू का मतलब होता है न्यू। ओल्ड, मिडिल एंड न्यू, और लिथिक का मतलब क्या था, स्टोन। तो मेगा का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। लिथिक का मतलब स्टोन, तो जहाँ बहुत बड़े बड़े स्टोन्स का यूज़ होता था, दैट वॉज मेगालिथ, जिसको कि हम आयरन एज ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं। यानी कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, या फिर स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हमने ब्रॉन्ज एज देखा था, वैसा यहाँ पे नहीं है। जैसे वहाँ पर हमने क्या देखा था कि स्टोन एज और आयरन एज, आयरन एज मतलब अपना लेटर वैदिक एज मेनली, तो ठीक है, इनके बीच में आता है एक ब्रॉन्ज एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, एक ट्रांजिशन के तौर पे बन के आता है। स्टोन एज और आयरन एज के बीच में ब्रॉन्ज एज वॉज अ ट्रांजिशन, बट यहाँ पर ऐसा कोई ट्रांजिशन देखने नहीं मिला, सीधा स्टोन एज से आयरन एज, ऐसा ब्रॉन्ज वगैरह कुछ नहीं। और ये ब्रॉन्ज क्यों ब्रॉन्ज एज था वो भी हमने देखा था, बिकॉज यहाँ पर हमें चाल्कोलिथिक साइट्स देखने को मिली थी, यहाँ पे चाल्कोलिथिक साइट, और यहाँ पे अफगानिस्तान में मिलता था टिन, एंड ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो बहुत
आसान था कि यहाँ पर ब्रॉन्ज की यूटेंसिल्स और ब्रॉन्ज की बहुत सारे हमें चीज़ें देखने को मिली, जिसकी वजह से इसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। बट दे डिड नॉट न्यू अबाउट दी आयरन, तो आयरन एज नहीं बोलते हैं। और ये क्लासिफिकेशन किया किसने था? 3 एज की क्लासिफिकेशन, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज में CJ थॉमसन ने, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है, अब ये हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? तो ये हम अभी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं लगभग 2500 से लेके 500 BC। अब अगर आपको याद हो पिछली वाली क्लास में जहाँ पर हमने पोस्ट मौर्य देखा था, तो वहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं 2nd सेंचुरी AD तक पहुँच चुके थे, याद है आपको? क्योंकि कुशांस वगैरह आ गए थे, और कुशांस उसी टाइम पे आए थे, 2nd सेंचुरी AD के टाइम पे वो रूल कर रहे थे, यानी कि 200 AD 300 AD टाइम पीरियड की बात हो रही है वो। ठीक, अब ये क्या किस टाइम पीरियड की बात है? ये है 2500 से 500 BC लगभग। अब ये आपको अलग अलग जगहों में अलग अलग मिलेगा, जैसे कि कहीं पे 1500 से 500 भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे क्वेश्चन SSC में पूछा जा चुका है पहले, एंड दैट इज़ कि कब से मेगालिथ बनाने का कल्चर शुरू हो चुका था। लेट मी शो यू फर्स्ट दी मेगालिथ्स। मेगालिथ्स मतलब बड़े बड़े पत्थर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर हैं ये अपने आप में। तो ये हैं क्या? तो ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं कहाँ रखे जाते थे? मतलब क्या ये खेल चल रहा है क्या कुछ, कि चलो बैलेंस कर देते हैं, या फिर कुछ क्या है ये? तो एक्चुअल में, या फिर क्या भूत सवार था कि ऐसे बड़े बड़े पत्थर इस फॉर्म में उनको रखने थे? तो दीज वर दी ग्रेव्स, कब्र। तो कब्र में इस तरीके से वो बड़े बड़े पत्थर रखते थे। ठीक है, फाउंड इन ग्रेव्स। इस शेप में जो होते थे, काइंड ऑफ ये जो शेप आप देख पा रहे हैं, काइंड ऑफ पाई शेप, ये डॉलमेन कहलाए और ये मेनहीर कहलाए, जो थोड़े से अजीब शेप के हैं लेकिन खैर हैं। तो मेनहीर है ये। ठीक है, डॉलमेन हो गए ये, और ये मेनहीर हो गए। क्लियर है? दीज आर दी स्ट्रक्चर्स फाउंड इन इंडिया एसोसिएटेड विद दी मेगालिथ कल्चर इन ऑफ दी साउथ इंडिया। क्या नॉर्थ इंडिया में मेगालिथ नहीं? नॉर्थ इंडिया में सच में कोई बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल ग्रेव्स में रखने के लिए नहीं किया गया। वी फाउंड दीज इन दी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड मोर इम्पॉर्टेंटली दी फार साउथ। फार साउथ क्या है? तो जो हमने, अगर आपको याद हो, ज्योग्राफी में भी रेड अबाउट द कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर का ओरिजिन कहाँ से हो रहा था? तो कृष्णा के जो पूरा नीचे वाला एरिया, दैट इज कॉल्ड एज फार साउथ। हाँ, कृष्णा का कहाँ से ओरिजिन हो रहा था? महाबलेश्वर से, जो कि वेस्टर्न घाट में पड़ता है आपका, जिनको कि हम महाराष्ट्र में किस नाम से जानते हैं? जरा बताइए, वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाते हैं? सह्याद्री, है ना? तो 1500 से 500 भी लिखा हो सकता है, 2500 से 500 थोड़ा सा जनरली एक्सेप्टेड होता है। ये कहीं कहीं हो सकता है ये AD तक चला जाए, लेकिन रफ टाइम पीरियड आप दिमाग में रखिएगा। अगर क्योंकि एक कॉमन अडॉप्टेड टाइम पीरियड टाइमलाइन नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत लेने वाली इस बात नहीं है कि भाई अगर सर एग्ज़ाम में दोनों आ गया तो क्या मार्क करेंगे। वो इस तरीके से एग्जामिनर देगा ही नहीं कि वो 2500 से 500, 2000 से 500, 1500 से 500, इस तरीके से वो नहीं देगा ऑप्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पॉटरी वगैरह डिस्कस करते हैं। तो पॉटरी वॉज ब्लैक एंड रेड वेयर दिस टाइम। और अगर आप रिकॉल कर पाओ BOPN को, व्हाट वाज दैट BOPN? दैट वॉज, ये क्या था? बी से था ब्लैक एंड रेड वेयर। कहाँ पे यूज़ हो रहा था ये ब्लैक एंड रेड वेयर? दिस वॉज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमारी पॉटरी डेवलपमेंट शुरू कहाँ से हुआ था? क्यों पॉटरी डेवलपमेंट शुरू कहाँ से हुआ था? याद कर सकते हो कुछ? पॉटरी डेवलपमेंट स्टार्टेड फ्रॉम वेयर? देन इसके बाद दिस इज ऑकरे कलर्ड पॉटरी। ऑकरे कलर्ड कहाँ पे देखने को मिली थी? दैट वॉज अर्ली वैदिक एज। देन पेंटेड ग्रेवेयर लेटर वैदिक एज, एंड नॉर्थ NBPW नॉर्थ ब्लैक एंड पॉलिश्ड वेयर, ये था आपका जो महाजनपद का टाइम पीरियड था वहां पे। ठीक है, याद आया कुछ? यस, नियोलिथिक। नियोलिथिक सबका सही है, नियोलिथिक इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं यहाँ की कम्युनिटी पे। तो दे बिलोंग टू पैस्टोरल कम्युनिटी, यानी ये पशुपालक समुदाय से संबंधित थे। दे न्यू अबाउट द एग्रीकल्चर बट डिड नॉट प्रैक्टिस इट। उन्हें कृषि का ज्ञान तो था, लेकिन वैसे प्रैक्टिस नहीं करते थे, वो करते नहीं थे एग्रीकल्चर। मेनली पैस्टोरल कम्युनिटी थी ये। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया स्टार्ट फ्रॉम द चेरा, चोला और पांड्या। तो जो हमारा फार साउथ का अगर हम हिस्ट्री की बात करें, दैट इज कृष्णा रिवर के साउथ वाला रीजन, तो यहाँ पर हमें चेरा, चोला और पांड्या की हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। बट बिफोर रीडिंग दैट हिस्ट्री, हम ये देखेंगे कि इनके बारे में हमें पता कैसे चला, कौन से ऐसे लिटरेरी एविडेंसेस थे जहाँ से हमें इनके बारे में पता चला कि कोई तो किंगडम था चेरा, कोई तो किंगडम था पांड्या, चोला, या फिर उनके बारे की उनको वहाँ की पॉलिटी कैसी थी, वहाँ के कौन कौन से राजा हुए। वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं कहाँ से? वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं संगम में। संगम क्या है? तो संगम है असेंबली ऑफ पोएट्स, यानी कि बड़े बड़े विद्वान, पोएट्स, सेजेस, ये सब लोग आके मिले, उसको हम बोलते हैं संगम। यानी वो जो असेंबली हुई उसको हम बोलते हैं संगम। 3 संगम हुई। कितनी? 3, जिनको कि कलेक्टिवली वी कॉल्ड एज
मुच्छंगम। ठीक है, तीनों तमिलनाडु में हुई, पहली वाली मदुरई में, दूसरी कपाडपुरम में और तीसरी भी मदुरई में। ठीक है, इनको पैटर्नाइज करने का काम किया था तीनों को पांड्याज ने। पैटर्नाइज करने का काम हमने पढ़ा था बुद्धिस्ट काउंसिल, जैसे हमने पढ़ा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और उसमें हमने देखा कि किस असेंबली को, किस काउंसिल को किसने पैटर्नाइज किया, मतलब कि किसने एक तरीके से खर्चा पानी उठाया। दैट इज कॉल्ड एज पैटर्नाइज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो किसने पैटर्नाइज किया? पांड्याज ने पैटर्नाइज किया। पहली हुई मदुरई में, दूसरी कपाडपुरम में और तीसरी भी मदुरई में हुई आपकी। द फर्स्ट वन जो आपकी पहली है, उसके चेयरमैन कौन थे? ऋषि अगस्त। ठीक है, पहले के चेयरमैन थे ऋषि अगस्त, दूसरे के थे तोलकापियार और तीसरे के थे आपके नक्कीरार। कौन थे? नक्कीरार। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। ठीक है, सो संगम क्या, और ये हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, कब ये संगम हुई थी? तो 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी, यानी कि 3rd सेंचुरी बीसी का मतलब वही 300 बीसी के टाइम पीरियड की बात हो रही है, और 3rd सेंचुरी एडी का मतलब है 300 एडी के आसपास की बात हो रही है। मतलब कि वो जो 600 साल का जो टाइम पीरियड था 300 बीसी से लेकर 300 एडी के बीच का, दैट इज टर्म्ड एज द संगम एज। ठीक है, असेंबलीज वर हेल्ड एट तमिलनाडु, वो तो मैंने देख लिया अभी कि तमिलनाडु में हुई थी, जिनको कि हम मुच्छंगम के नाम से जानते हैं। ओके, क्लियर है यहां तक सभी को ना? अब यहां पे कौन कौन सा टेक्स्ट कंपाइल हुआ वो देखते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, पहले का देयर इज नो टेक्स्ट। पहले संगम में जो टेक्स्ट कंपाइल हुआ था वो किसी को कभी मिला नहीं। ठीक है, तो इसलिए पहला जो संगम हुआ था उसका टेक्स्ट किसी के पास नहीं है। गुप्ता डायनेस्टी को कब करवाएंगे? गुप्ता डायनेस्टी को अभी करवाएंगे, आज ही करवाएंगे। गुप्ता डायनेस्टी को आज ही करवाएंगे, संगम एज हो जाएगा, फिर संगम एज के बाद हम लोग गुप्ता डायनेस्टी पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो रुकिए थोड़ी देर, फिर गुप्ता डायनेस्टी देखते हैं, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे परसों कोई पेपर है, कल ही नहीं, परसों नहीं, कल ही पेपर है और उसमें पूरे क्वेश्चन गुप्ता डायनेस्टी से आने वाले हैं। टॉपिक चल रहा है कोई और, संगम में लगे हुए हैं 3-4 लोग मैं देख रहा हूँ, गुप्ता पोस्ट गुप्ता गुप्ता, नहीं वो संगम में तो होता रहेगा। पहले मैं जल्दी से कमेंट तो कर दूँ, गुप्ता पोस्ट गुप्ता, कहीं भूल ना जाए कि ये भी पढ़ाना होता है। और फिर बाद में कमेंट करूँगा वंस मोर, समझ नहीं है, वंस मोर। लगे हुए हैं 3-4 में, कॉन्टिन्यूसली देख रहा हूँ 3-4 लोग लगे हुए हैं, गुप्ता पोस्ट गुप्ता। गुप्ता डायनेस्टी कब होगी, गुप्ता कब होगा? जैसे कल ही बस पूरा क्वेश्चन गुप्ता डायनेस्टी से आने वाले हैं बस, और जैसे कि पूरी एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म हो गई है और गुप्ता उपता तो हुआ नहीं है, तो बता दें एक बार, याद दिला दें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि तीनों संगम को कलेक्टिवली मुच्छंगम बोलते हैं। पहली मदुरई में, दूसरी कपाडपुरम में और तीसरी मदुरई में। पहले का कोई टेक्स्ट नहीं है, दूसरे का सिर्फ एक टेक्स्ट है, ओनली वन, एंड दैट इज़ अ ग्रामेटिकल टेक्स्ट। उसको बोलते हैं तोलका पीएम। इट इज़ द अर्लीस्ट ग्रामेटिकल तमिल टेक्स्ट कंपोज बाई तोलकापियार इन दी सेकेंड संगम। जो दूसरी संगम हुई थी उस पर्टिकुलर संगम में ये टेक्स्ट को बनाया गया था, दैट इज तोलका पीएम। ठीक है, तो तोलका पीएम सेकेंड संगम में बना था। तो थर्ड संगम में बहुत सारे हमें टेक्स्ट मिले। जो थर्ड संगम में जो लिटरेचर बना, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 फॉर्म्स, नैरेटिव एंड डिडैक्टिक। नैरेटिव और डिडैक्टिक में अंतर क्या होता है? व्हाट डज दिस मीन? नैरेटिव का मतलब होता है जहाँ पर स्टोरी होती है, कुछ ना कुछ कथाएं होती हैं, नैरेटिव, उसको बोलते हैं नैरेटिव। डिडैक्टिक जो पोइटिक फॉर्म में होती है, जिसमें कुछ ना कुछ तो इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में रामायण और महाभारत 2 एपिक्स हैं, वैसे ही, चलो अभी वो तो खैर आगे देखेंगे, लेकिन उसी तरीके जैसे हमारी महाभारत है तो उसमें भगवत गीता है ना, महाभारत का पार्ट भगवत गीता, जिसमें कि कृष्ण जी अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो वो है काइंड ऑफ डिडैक्टिक। और ये क्या है, यहाँ पर कथाएं, स्टोरीज हैं। इनको बोला गया मेलका नक्कू और डिडैक्टिक को बोला गया केलका नक्कू। मेलका नक्कू और केलका नक्कू, ये इट कंसिस्ट ऑफ 18 मेजर वर्क्स एंड इट कंटेन्स ऑफ 18 माइनर वर्क्स। जो बहुत लंबे लंबे स्टोरीज हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेजर वर्क। माइनर वर्क का मतलब बहुत छोटे छोटे वर्सेज हैं, बहुत छोटे छोटे वर्सेज हैं, बहुत छोटी छोटी पोइटिक मैटर है, दैट इज कॉल्ड एज केलका नक्कू। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नैरेटिव में अगर बात करेंगे तो एट्टू कोकाई है, एट्टू तोकाई, अट्टू का मतलब होता है 8, एट्टू का मतलब क्या होता है 8। ठीक है,
तो 8 इसमें एंथोलॉजीज़ हैं, ऐसे पट्टू पट्टू है, एट्टू गोई है, पट्टू है। इसी तरीके से अगर बात करूँ तो आपका ये पथिने पथिने मेलका नक्कू है। इसी तरीके से आप पथिने केलका नक्कू है, ठीक है। देन 2 यहाँ पे एपिक्स हैं। ये सारा जो टेक्स्ट है, ठीक है, दैट इज़ एत्तू तोकाई हो गया, पत्तू पत्तू हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा तिरुक्करल हो गया, नलदियार हो गया, या फिर इन्ना नरपतु हो गया, दिस ऑल टेक्स्ट, ठीक है, इज कंपाइल्ड इन दी थर्ड संगम। पहले का कुछ मिला नहीं, दूसरे में सिर्फ तोलकाप्पियम है, विच इज़ कंसिडर्ड दी ओल्डेस्ट ग्रामेटिकल टेक्स्ट इन दी तमिल लैंग्वेज। और जो थर्ड संगम हुआ, जो मदुरई में हुआ, उसके टेक्स्ट, उसके लिए बहुत सारे हमारे पास लिटरेरी एविडेंसेस हैं, बहुत सारे हमें टेक्स्ट मिले। उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नैरेटिव हैं जिनको मेलका नक्को बोलते हैं, डिडैक्टिक को केलका नक्को बोलते हैं। इसके एग्जांपल है जैसे एत्तू तोकाई हो गया, ठीक है, पट्टू पट्टू हो गया, यहाँ पर तिरुकुरल हो जाएगा, नलदियार हो जाएगा, और आपका इन्ना नरपतु। क्या है, रटना है? नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा देख लो। जो रटना है वो ये 2 टेक्स्ट हैं आपके, जिनको 2 एपिक्स बोला जाता है इन टाइम्स का। एपिक्स जैसे अब नॉर्थ इंडिया में रामायण और महाभारत 2 एपिक्स हैं, वैसे साउथ इंडिया के 2 एपिक्स हैं, सिलापतिकरम और मणिमेखलाई। व्हाट इज़ दिस सिलापतिकरम? सो दिस इज रिटन बाय द इलांगो अडिगल, ठीक है। इसको किसने लिखा है? इलांगो अडिगल ने लिखा है सिलापतिकरम को। ये कौन थे अभी हम आगे देखेंगे, जब चेरा डायनेस्टी देखेंगे वहाँ पे। तो एक राजा थे, वहाँ के राजा हुए, उन्हीं के ये भाई थे जिन्होंने पत्नी कल्ट की शुरुआत करी थी, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। उन्होंने पत्नी कल्ट की शुरुआत करी थी, उनका नाम था चिरान सेंगुतुवन। और पत्नी कल्ट है क्या, वो भी इस स्टोरी से एसोसिएटेड है जो इसमें लिखी हुई है। So actually it is written by Ilango Adigal, and that tells about a young merchant Kovalan's marriage to the virtuous Kannagi and his love for the courtesan Madhavi. यह इलांगो आर्टिकल द्वारा रचित है, जो युवा व्यापारी कोवलन के सदाचारी कन्नगी से विवाह और गणिका माधवी के प्रति प्रेम की कथा बताता है। क्या कथा है वो थोड़ा समझ लीजिए। कथा कुछ इस तरीके से है कि ये जो कोवलन है, ओके, एंड जो कन्नगी है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। जीवन सुखी तरीके से चल रहा था, ठीक है। कोवलन एक दिन गए भरतनाट्यम डांस देखने। भरतनाट्यम परफॉर्म कर रही थी माधवी, ठीक है। तो माधवी वॉज अ भरतनाट्यम डांसर, और इतना मंत्रमुग्ध हो गए कोवलन, इतना मंत्रमुग्ध हो गए कि कोवलन ने अपनी वाइफ कन्नगी को छोड़ दिया और माधवी से शादी कर ली, काइंड ऑफ माधवी के साथ रहने लगे, कन्नगी को छोड़ दिया। ओवर द टाइम, ठीक है, अगेन मैन विल बी मैन, भले शीघ्रम स्टैग होता ना होता, लेकिन मैन तो मैन ही रहेगा, ठीक है। खैर, तो फिर हुआ ये कि जब माधवी ने कोवलन को लगा कि वो उनको चीट कर रही हैं, धोखा दे रही हैं, फिर उनके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो कोवलन ने माधवी को छोड़ दिया और फिर से कन्नगी के पास चले गए। अब नॉर्मली कोई होगी वेमेन तो क्या कहेगी, चला जा यहाँ से, यही तो कहेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं किया कन्नगी ने। कन्नगी एक्सेप्टेड हिम, दैट इज कोवलन को कन्नगी जी ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। और यहाँ तक कि अब क्योंकि कोवलन की थोड़ी सी बेइज्जती टाइप हो गई थी, कैसे कोई काम वाम देगा, है ना। तो इसीलिए ये लोग पहले तो चोला जो किंगडम है दैट इज़ यहाँ पे रहते थे, उसके बाद ही थोड़ा सा नीचे की ओर माइग्रेट कर गए मदुरई में। और मदुरई में इन्होंने क्या, कन्नगी ने अपनी पायल वगैरह कोवलन को दी कि जा इसको बेच के कुछ काम देखो, ठीक है। इसको जाओ और बेच के कुछ काम वगैरह देखो, क्योंकि वहाँ पे तो काम मिलने से रहा जहाँ पे इन्होंने ये किया था, ठीक है। तो कोवलन जब इसको बेचने जाते हैं एक सुनार के पास, ठीक है, जहाँ से इनको पैसे मिलने वाले थे, तो उसको ऐसा लगा कि ये तो जो वहाँ के महाराजा हैं, पांड्या यहाँ पर किंगडम हुआ करता था मदुरई में, तो जो वहाँ के राजा हैं उनकी जो रानी जी हैं, रानी साहिबा की पायल है, ये चुरा के लाया है ये। तो ऐसा उनको लगा, क्योंकि बहुत सिमिलर मैचिंग थी, क्योंकि उसी ने बनाई थी उनकी भी पायल। तो इसीलिए वो, यानी कि वो सुनार टाइप जो होता है, जो पैसे देने वाला था, वो ये बात राजा को बताता है कि इसने आपकी जो रानी साहिबा है उनकी पायल चुराई है। तो इसीलिए जो राजा होते हैं उनको मृत्यु दंड दे देते हैं, किसको, कोवलन को, इस चक्कर में, ठीक है। जबकि वो सही नहीं था, वो बाद में पता चलता है कि एक्चुअल में वो पायल उनकी थी नहीं, वो तो कन्नगी की थी, लेकिन हाँ बहुत सिमिलर तरीके से दिख रही थी। जब ये कन्नगी को बात पता चलती है तो कन्नगी ने काइंड ऑफ श्राप दिया, और इस तरीके से जो पांड्या एम्पायर था, जो राजा था जिनका, जो पांड्या किंग थे, उनका पूरा एम्पायर ख़त्म हो जाता है, उनकी पूरी नगरी जल जाती है, ठीक है। ऐसा
कहा जाता है, ऐसा स्टोरी है। तो कन्नगी को जो है आज भी भगवान के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। साउथ इंडिया में एक्सट्रीम अगर आप साउथ में जाओगे तो गॉडेस के रूप में इनको पूजा जाता है फॉर हर क्वालिटीज़, ठीक है, कन्नगी जी को। चलो क्लियर है। अब होता क्या है, एक और टेक्स्ट है दैट इज़ मनी मेघालय। मनी मेघालय कौन है? तो ये कोवलन और माधवी इन दोनों की डॉटर होती है, समझ रहे हैं आप। कन्नगी इसकी वाइफ थी, लेकिन कन्नगी और इसकी डॉटर नहीं है, एक्चुअल में कोवलन और माधवी की डॉटर है जिसका नाम है मनी मेघालय, जिसको लिखा है चितलाई चितरनार ने, विच एपिक्स स्टोरी ऑफ कोवलन एंड माधवीज डॉटर मनी मेघालय। तो मनी मेघालय की स्टोरी है ये इसमें, जिसके बारे में ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस ध्यान रखिएगा ऑथर के बारे में। ओके नाउ अब हम यहाँ पे ज्योग्राफी के बारे में, क्योंकि अब जब हम देखेंगे चेरा चोला पांड्या के बारे में तो हमें पता चलना चाहिए, थोड़ा पता होना चाहिए किस तरीके से किंगडम्स बने, चेरा चोला पांड्या किस तरीके से इस्टेब्लिश हुए। तो ये इस्टेब्लिश हुए धीरे धीरे थिनाइस से। व्हाट वो थिनाइस? तो थिनाई इट रेफर्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप और जोग्राफिक डिविजन्स ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के विभिन्न प्रकार के जो भूदृश्य या भौगोलिक विभाजनों को संदर्भित करता है, यानी कि डिफरेंट रीजन्स थे। ये फार साउथ का एरिया है, तो जो डिफरेंट रीजन है उसको एक नाम दिया गया, जैसे कि जो रेड रीजन आप देख रहे हैं दिस वॉज कॉल्ड एज कुरुंची तिनाई, जो ग्रीन आप देख पा रहे हैं दिस वॉज कॉल्ड एज पलई तनई, और इसके बाद ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिस वॉज कॉल्ड एज मुल्लई तिनई। जो ब्राउन आप देख पा रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज मारू टाइम तिनई। और जो ये आप ब्लू कलर के एकदम जो कोस्ट, बिकॉज यू नो कि यहाँ पर क्या है, ये अरेबियन सी है एंड दिस इज अ बे ऑफ बंगाल, तो एकदम कोस्ट के किनारे है ये, तो दिस इज़ नेटल थिनाई। अब इसका मतलब क्या है? तो कुरुंजी का मतलब है यहाँ पे जो लोग हंटिंग और गैदरिंग में इन्वॉल्व थे, शिकार और संग्रहण में, ठीक है, इन्वॉल्व थे ये, तो ये वाला जो था मेनली हंटिंग एंड गैदरिंग ये मेनली कर रहे थे। देन इसके बाद आते हैं, ठीक है, ये कौन है? कुरुंजी थिनाई। देन इसके बाद आते हैं जो ग्रीन वाला है पलई थिनाई। दे वर कैटल लिफ्टर्स एंड प्लंडर्स, ये पशु अपहरण करने वाले और लूट पाट करते थे। ये कौन? जो आपके पलई थिनाई है। इसके बाद आते हैं मुल्लई थिनाई। मुल्लई थिनाई डिड दी एनिमल हस्बेंड्री, ये पशुपालन करते थे, पशुओं को पालने का काम होता था मुल्लई थिनाई का। देन मारूटम आते हैं ब्राउन रीजन में, दे एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर। और नेटल तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कोस्ट में रह रहे हैं, तो क्या करेंगे? फिशिंग और सॉल्ट कलेक्शन, यानी कि मछली पकड़ने का काम करेंगे और नमक संग्रह का में संलग्न रहेंगे, यानी कि नमक वगैरह थोड़ा बहुत बनाते थे इवापोरेट करके जो सी वाटर होता था उसको, ठीक है। तो हंटिंग गैदरिंग हो गया ये वाला, ठीक है, कौन सा है? कुरुंजी थिनाई। देन ये क्या करते थे? प्लंडर एंड लूट करते थे, ठीक है, एनिमल्स की। ये क्या करते थे? ये कौन है? ये मुल्लई है, ठीक है, तो ये एनिमल हस्बेंड्री करेंगे। और मारूटम क्या करते थे जरा बताइए? तो ईच थिनाई हैड अ चीफ, हर थिनाई का एक चीफ होता था, मतलब एक काइंड ऑफ राजा होता था, ठीक है। जैसे नहीं याद करो आप, अर्ली वैदिक एज में एक ट्राइबल चीफशिप थी, उस ट्राइब का लीडर था, देन धीरे धीरे वो टेरिटोरियल लीडरशिप में गया। वैसे ही है यहाँ पर। तो पहले तो ये थिनाई थे, जहाँ पे लीडर हुआ करता था, मुवेंदर बोला जा गया उसको, मुवेंदर, मुवेंदा वेलन नहीं, मुवेंदर, जो इन वो उसका वो चीफ होता था, विच वॉज लेटर डिवाइडेड इनटू चेरा चोला पांड्या। तो यही धीरे 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 आपस में लड़ झगड़ के और इन्होंने 3 किंगडम्स बनाए, चेरा चोला और पांड्या, जिसके बारे में यहाँ पे हम देखने वाले हैं, चेरा चोला और पांड्या के बारे में। ओके यस सर याद कैसे करेंगे इसका ट्रिक दे दीजिए। ट्रिक थोड़ा सा अपने आप से बना सकते हो। देखो नेटल के लिए तो आई थिंक कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, हाँ नेटल के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुल्लई का याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे थोड़ा, जैसे आपको पता है ना, मतलब थोड़ा सा तुम भावना को समझो, मैं बोलूँगा तो कुछ विवाद हो जाएगा, लेकिन ठीक है, तो ऐसे कुछ तो रिलेट कर लो कि एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, ठीक है, मुल्लई, ओके, पशुपालन। देन कुरुंजी दे एंगेज्ड इन दी हंटिंग एंड गैदरिंग। कुरुंजी पलई, पाल रहे हैं, ठीक है, किसको? किसको पाल रहे हैं? तो एक्चुअली में पाल ये नहीं रहे एनिमल्स को, ये क्या कर रहे हैं? जो लोग पाल रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स को, उनको उठा रहे हैं, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये कौन है? ये हंट कर रहे हैं और गैदर कर रहे हैं। देखना, ध्यान समझना, ठीक है। कुरुंजी वाले हैं सबसे अंदर वाले, हंट कर रहे हैं और गैदर कर रहे हैं। जो पलई वाले हैं ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ कैटल लिफ्ट कर रहे हैं और प्लंडर कर रहे हैं, ऐसे समझना। यहाँ पे हो रहा एग्रीकल्चर,
यहाँ पे हो रहा एग्रीकल्चर हो रहा, सॉरी एग्रीकल्चर बोल रहा हूँ, एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ से जब एनिमल हस्बेंड्री हो रहा है, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री हो रहा है, यहाँ पे हंटिंग और गैदरिंग कर रहे हैं। क्या गैदर कर रहे हैं? जो हंट कर रहे हैं। तो बीच वाले क्या करेंगे भाई, यहाँ से एनिमल्स को उठा लो और यहाँ से जो ये लोग मार के ला रहे हैं उसको प्लंडर कर लो। ठीक है, तो ऐसा कौन कहेगा? पलाई वाले कहेंगे कि भाई तो कैटल लिफ्ट कर लो मुल्लाई थेनाई वाले रीजन से, और कुरिंजी थेनाई वाले से प्लंडरिंग कर लो जो लोग हंट और गैदर करके लाएं। तो कुरुंजी और मुल्लाई के बीच में कौन है? पलाई। कुरुंजी और मुल्लाई के बीच में कौन है? पलाई। एंड नेटल तो बड़ा आसान है, नेटल में तो फिशिंग और आपका सॉल्ट मेकिंग करते थे। ठीक है, अब आते हैं चेरा पे। तो ये 3 किंगडम्स हैं जो यहाँ पर बने हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये था आपका चेराला रीजन जो प्रेजेंट डे आपको केरल में देखने को मिलेगा। प्रेजेंट डे तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा ये पांड्या वाला, और तमिलनाडु और थोड़ा सा हल्का सा पार्ट ऑफ सदर्न आंध्र प्रदेश ये आपको देखने को मिलेगा चोला। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे चेरा के बारे में। दे वर रूलिंग इन दी केरला एंड दी पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, यानी कि केरल और कुछ पार्ट ऑफ तमिलनाडु में इनका रूल था। कैपिटल इनकी वंजी और करूर थी। तो कहीं कहीं पे आपको करूर भी देखने को मिलेगी, या तो वंजी या करूर। ठीक है, तो करूर भी आपको इनकी कैपिटल ध्यान रखनी है। पोर्ट सिटीज़ की अगर बात करेंगे, बंदरगाह नगर कौन कौन से थे? तो मुजरिस था और टोंडी था। ठीक है, जिसको मुख्यतः व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दैट वाज यूज्ड मेनली फॉर दी ट्रेडिंग पर्पसेस। एम्ब्लेम क्या था यहाँ का? एम्ब्लेम वाज बो एंड एरो, दैट इज धनुष और बाण। ग्रेटेस्ट चेरा रूलर वॉज सेंगुत्तुवान। सेंगुत्तुवान जिनको रेड चेरा के नाम से जानते हैं, और इन्होंने ही पत्तनी कल्ट शुरू किया था। व्हाट इज पत्तनी कल्ट? पत्तनी कल्ट वही कन्नगी को एज अ गॉडेस वर्शिप करने का काम इस कॉल्ड एज पत्तनी कल्ट इन्होंने शुरू किया था। एंड सेंगुत्तुवान के ही छोटे भाई थे इलांगो अडिगल, जिन्होंने आपकी सीला पदिकरम लिखी थी, जिसमें कोवलन, कन्नगी और माधवी की स्टोरी दी हुई है। इनको हम रेड चेरा के नाम से भी जानते हैं। पुगालूर इंस्क्रिप्शन जो है तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। कारूर में तमिलनाडु मेंशंस अबाउट देम। ये किसके बारे में मेंशन करता है? जो पुगालूर इंस्क्रिप्शन है, जो चेरा रूलर्स थे उनके बारे में। अब आते हैं चोलास पे। तो नोन एज चोल मंडलम। ठीक है, नोन एज चोल मंडलम। तो चोल मंडलम के नाम से ही जाने जाते थे। कैपिटल की अगर बात करेंगे तो पूहड़ या उरायूर थी। पूहड़ जो आज का कावेरी पट्टनम है, आज का इसको हम कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं। ओके, एंड उरायूर। पूहड़ इज अ पोर्ट सिटी एंड इज ऑल्सो नोन एज कावेरी पट्टनम दिया भी हुआ है। एम्ब्लेम इनका टाइगर था। अर्लीस्ट रूलर इनके थे एलारा। ठीक है, एलारा वॉज दी अर्लीस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ग्रेटेस्ट रूलर की अगर बात करेंगे तो करई काल थे। अब ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि चोला जो है हम फिर से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे चोलास के बारे में। चेरा और पांडे के बारे में तो जितना यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ उतना ही करना है, लेकिन चोलास के बारे में हमारा एक डिटेल लेक्चर होगा, क्योंकि बाद में रफली 9th सेंचुरी एडी के टाइम पे फिर से चोलास री इमर्ज होते हैं। अभी तो हम बात करें 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक की, यानी इसके बाद 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी यानी 300 एडी। इसके बाद ये चोलास डिसअपियर हो जाते हैं, और उसके बाद फिर से 9th सेंचुरी एडी में ये फिर से इनका री इमर्जेंस होता है, और उनको हम बोलते हैं इंपीरियल चोलास या लेटर चोलास। उनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होता है, जिसमें अगर आपने कभी सुना हो राजा राजा चोला, राजेंद्र चोला, वो सब उसी में आते हैं। यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना है कि उन्होंने क्या टेम्पल्स बनवाए, क्या लैंड डोनेशंस थे, कुछ नहीं, सारा वहीं पे देखना है उसको। ठीक है, ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे? कराईकाल। ही फॉट द बैटल ऑफ वेन्नी अलोंग द कावेरी रिवर एंड ऑल्सो डिफीटेड कंबाइंड आर्मीज ऑफ चेरा एंड पांड्या। तो ये हमें टेक्स्ट से पता चलता है कि किस तरीके से जो चोला रूलर थे कराईकाल, उन्होंने वेन्नी का बैटल लड़ा था कावेरी रिवर के बैंक्स में, और जिसमें चेरा और पांड्या की जो कंबाइंड फोर्सेज हैं उनको हराने का काम किया था किसने? कराईकाल ने। दे ट्रेडेड इन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम उरायूर। ये वे सूती वस्त्रों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, दे ट्रेडेड इन दी कॉटन क्लॉथ। दे वर नोन फॉर देयर एफिशिएंट नेवल पावर। वे अपनी सशक्त नौसैनिक शक्ति के लिए भी जाने जाते थे। वो तो खैर हम अगेन डिटेल में देखेंगे जब बाद में लेटर चोलास आएंगे, तो वहाँ देखेंगे कि ये अपने नेवल पावर के लिए जाने जाते थे, जिसका यूज़ करके इन्होंने यहाँ पे जो श्री विजय एम्पायर था, श्री विजय एम्पायर था जहाँ पर शैलेंद्र डायनेस्टी का रूल था, उसको कॉन्कर किया था। किसने? चोलास ने। ठीक है, बस थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे इसमें कि नेवल पावर के लिए जाने जाते थे। इनका एम्ब्लेम क्या था? इनका एम्ब्लेम था टाइगर। आई थिंक यहाँ लिखा होगा, नहीं लिखा है? ओके, तो यहाँ ध्यान रखना, इनका एम्ब्लेम जो था दैट वाज टाइगर लिखा हुआ है। ओके, अब ये एक चीज़, ये क्या है? व्हाट इज दिस? इसको बोलते हैं वट्टा किरुटल। दिस इज कॉल्ड एज वट्टा किरुटल। ये वट्टा किरुटल क्या होता है? तो
जब भी कोई रूलर साउथ इंडिया में हार जाता था उस टाइम पे, ठीक है, तो वो क्या करता था, वो, ठीक है, या फिर हार जाता था या फिर पीछे से उस पर किसी ने वार कर दिया, तो काइंड ऑफ साउथ डायरेक्शन की ओर फेस करके वो फास्ट अनटू डेथ करता था। यानी कि वो लज्जा से इतना शर्मसार हो जाता था, मतलब अपनी डिफीट से इतना शर्मसार हो जाता था कि वो लोगों को फेस नहीं कर पाता था। नहीं, लोगों को फेस करने से अच्छा वो ये सोचता था कि मैं मृत्यु को ही क्यों ना अपना लूँ। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था सल्लेखना, जो एक परफॉर्मेंस, एक एक एक्टिविटी होती है जैन्स में, जहाँ पर आप फास्ट एंड टू डेथ करते हो, अपनी बॉडी को फास्ट करते हो जब तक कि आपको डेथ नहीं आ जाती। वैसे ही यहाँ पर होता है, जहाँ पर वो किंग और उसके जो एकदम स्टॉन्च फॉलोअर्स हैं वो एक साथ क्या करते हैं, वट्टा के रिटल करते हैं, जहाँ पर अपने प्राण त्याग देते हैं बिना कुछ खाए पिए। क्यों? क्योंकि या तो हार गए हैं या फिर उन पर किसी ने पीछे से वार कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट जो हैं, दैट इज़ पांड्यास के बारे में देखते हैं। सो दे रूल्ड इन दी तमिलनाडु वाला जो रीजन है, वे तमिलनाडु में शासन करते थे पांड्यास, एंड कैपिटल इनकी थी मदुरई। एम्बलेम था फिश। दे वर फर्स्ट टू बी मैंशनड इन मेगास्थनीज की बुक एज बीइंग फेमस फॉर देयर पर्ल ट्रेड। मेगास्थनीज की पुस्तक में उनका मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध होने के रूप में सबसे पहले उल्लेख मिलता है। यहाँ पे हमें उल्लेख मिलता है कि किस तरीके से जो पांड्या किंगडम था, ठीक है, मेगास्थनीज की बुक कौन सी है ज़रा बताइए, जहाँ जो पांड्या किंगडम है वो पर्ल्स में बहुत ट्रेड करता है, व्यापार करता है मोतियों में। ठीक है, पोर्ट सिटी थी कोलकाई। इनफैक्ट जो हमें और भी उस टाइम के जो ग्रीक, ठीक है, मेंस की क्लास कल से होंगी, ठीक है, अच्छा ठीक है, देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो मैं करवा देता हूँ रिव्यू। ठीक है, मेंस की क्लास बाकी कल से स्टार्ट होंगी आपकी। ओके, ओके ओके ठीक। ओके, तो यहाँ पर पोर्ट सिटी क्या थी, कोलकाई। जैसे वहाँ देखा था मुजरी टोंडी थी, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मुजरी और टोंडी। और चोलाज में थी पूहड़ या कावेरीपट्टनम। और पांड्याज में अगर बात करेंगे तो दैट वॉज कोलकाई। ठीक है, एंड दे ट्रेडेड विद द रोमन एम्पायर। इनका रोमन एम्पायर से भी काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड होता था। ठीक है, क्लियर है। इनफैक्ट जो अगस्त टेम्पल है, जो रोमन्स एक्चुअल में जिस भी जहाँ पे भी ट्रेड करते थे वहाँ पर एक टेम्पल ज़रूर बनवाते थे, वो अगस्त का। ठीक है, तो वो टेम्पल भी हमें देखने को मिलता है यहाँ से। ठीक है, मतलब टेम्पल के बारे में पता चलता है, ऐसा टेम्पल देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन माना जाता है, कहा जाता है कि यहाँ पे टेम्पल हुआ करता था पांड्या किंगडम में। खैर, तो पर्ल्स का जो ट्रेड है, तो मेगास्थनीज की कौन सी बुक है, दैट इज़ इंडिका। जहाँ पे अगर आपको याद हो तो मेगास्थनीज ने जो इंडियन सोसाइटी उसको ये बोला था कि कितने वर्णों में डिवाइडेड है, 7 वर्णों में डिवाइडेड है, ऐसा उसका कहना था। सोसाइटी की अगर बात करेंगे तो सोसाइटी डिवाइडेड थी, जैसे कि यहाँ पे रूलिंग क्लास था, दैट वाज कॉल्ड एज अरासर। ट्रेडर्स को बोला गया वैश्यर। जो रिच क्लास था, यानी जो धनी वर्ग था, उसको बोला गया वेल्लालर। लोअर क्लास जो लैंडलेस लेबरर्स से स्लेव्स थे, उनको बोला गया कदई सियार या आदिमई। और जो ऑर्डनरी प्लोमैन था, यानी कि जो साधारण हल चलाने वाला था, उसको बोला गया ऊजावुर। सो रूलिंग क्लास वॉज अरासर, ट्रेडर वर वैश्यर, रिच क्लास और वेल्लर। ठीक है, वेल ऐसे याद कर लो कि ये लोग वेल्ले हैं, इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, रिच क्लास है, धनी वर्ग है ये। ठीक है, लोअर क्लास की अगर बात करेंगे सो दिस इज कदाई सियार और आदिमई, और ऑर्डनरी प्लोमैन है आपके ऊजावर। सो अरासर, वैश्यर, वेल्लर, कदई सियार और ऊजावर, इनके बारे में ध्यान रखेंगे कि किसको क्या बोला जाता था। ओके, नाउ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे तो ड्यूरिंग द संगम पीरियड हेरिडिटरी मोनार्की वॉज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी संगम काल में वंशानुगत राजतंत्र शासन प्रणाली हुआ करती थी, यानी कि हेरिडिटरी मोनार्की हुआ करती थी, यानी कि सिंगल पर्सन का रूल होता था, और वो हेरिडिटरी शिप होती थी कि उसका बेटा देन रूलर बनेगा, उसका बेटा, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगी। अगर आप रिकॉल करें अर्ली वैदिक एज में कैसी थी बताओ, सोसाइटी अर्ली वैदिक एज में किस तरीके की थी, कमेंट करके जल्दी से बताइए। नोट, मुविंदावेलन एंड अरायार वर रिच टाइटल्स ऑफ रिच लैंड ओनर्स। तो जो बड़े लैंड ओनर हुआ करते थे उनको मुविंदावेलन या अरायार बोला जाता था। ठीक है, मुविंदावेलन या अरायार। वेल्लालर कौन है? रिच लैंड लॉर्ड्स हैं, ठीक है, या फिर रिच पेजेंट्स हैं, नहीं जो बड़े, जो वो किसान जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, वो हैं वेल्लालर। ठीक है, वो हैं वेल्लालर जिनके पास बहुत बहुत बड़े किसान हैं। ठीक है, उसी तरीके से हैं आपके मुविंदावेलन और अरैयार भी। मुविंदावेलन को कंफ्यूज मत करना मुविंदर से। मुविंदर कौन थे? जो चीफ हुआ करते थे। ठीक है, जो 3 चीफ हुआ करते थे उनको बोला जाता था मुविंदर।
ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी का यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बिकॉज यहाँ पे और अर्ली वैदिक एजिक जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, वैदिक अर्ली वैदिक एज सोसाइटी दैट वाज मेनली अगर हम देखें तो पैस्टोरल कम्युनिटी थी, ठीक है। बाद में उन्होंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना, फ्लरिश होना शुरू हुआ जब आयरन की डिस्कवरी हो गई थी लेटर वैदिक एज में। एंड वी आर डन विथ टुडेज लेक्चर। काफ़ी छोटा था आज का लेक्चर, बिकॉज संगम एज काफ़ी छोटा ही टॉपिक है आपका, ओके। किसी को डाउट हो तो भी पूछ सकता है। अभी कोर्ट का जज आया है रेप केस भाई MLA, वो कौन सेंगर करके वो जो है ना उसका, तो 23 सर जी 23 को थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, यहाँ CPO को किस किस ने दिया था? आवाज़ बढ़ा दो। CPO किस किस ने दिया था? इलांगो वर्डिकल, ऑथर ऑफ शिलापट्टिकम चिको गुप्ता, इलांगो वर्डिकल थे। नहीं भाई, वट्टा किरटल और सलेखना सेम नहीं है, वो सिमिलर हैं, थोड़े सिमिलर हैं। लेकिन वट्टा किरटल जैसे सलेखना तो तब परफॉर्म किया था जब आपको ये है कि भाई आई वॉन्ट टू गिव अप एवरीथिंग। पहले आप देखते हो जैन धर्म में बहुत लोग अपना सारा पैसा दान कर देते हैं, तो धीरे पहले तो आप अपना पैसा दान करते हो सारी चीज़ें, फिर अपना आप शरीर दान कर देते हो, दैट इज़ सलेखना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसलिए आप मृत्यु को अपना रहे हो बिकॉज आपकी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई है, तो आप लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा आपको लज्जा हो गई है। येस देयर वर रूलर्स जिन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन ऐसा अच्छा हमें टेक्स्ट में किसी पर्टिकुलर रूलर के बारे में नहीं पता चलता कि इन्होंने परफॉर्म किया। सर जी आप कैसे हैं सर, आप अपनी ट्रिप के बारे में बताइए। अच्छा, ट्रिप के बारे में बताएं, बताते हैं, रुक जाओ अभी पहले क्वेश्चन वगैरह लगा लें फिर बताते हैं, ठीक है। हाँ, व्हाट वाज कैन सर्कल? कैन सर्कल इज़ काइंड ऑफ, जैसे अभी हमने देखा बड़े बड़े पत्थर यूज़ किए जा रहे हैं ग्रेव्स में, अगर ग्रेव्स के अराउंड इस तरीके से पत्थर रख के उसको सर्कुलर फॉर्म में बना दिया जाए, छोटे छोटे पत्थर रख के, तो दैट इज़ कॉल्ड एज कैन सर्कल, ठीक है। उसी को हम कैन सर्कल बोलते हैं, जो कि हमें मेगालिथ में देखने को मिला, ठीक है। जैसे कि ये डॉल्मेन था, जैसे मेनहीर था ये, ठीक है। इसी तरीके से हमें कैन सर्कल भी देखने को मिला। कैन सर्कल में क्या था, यहाँ पर कुछ तो पत्थर इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में रख दिए थे, दैट वाज कैन सर्कल, ओके, ऑल राइट। चलो, तो अभी हम यहाँ पर करते हैं क्या, क्वेश्चंस। एंड जिसको भी काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग चाहिए, बैच की नोट्स चाहिए, ठीक है, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप एक्सेस आप यहाँ से परमार जी के बैच 4.0 से ले सकते हैं, ऑल राइट। चलो अभी हम कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस। चलो पहला क्वेश्चन करिए। पहला तो आप नहीं कर पाएंगे, पहला मत करो अभी, ये करो दूसरा वाला, जल्दी जल्दी पहले क्वेश्चन करते हैं। डिस्काउंट दे दो लास्ट टाइम, नहीं डिस्काउंट तो देखो नहीं मिल पाएगा ऐसा। अगर आप सोच रहे हैं कि समराइज कर दीजिए, करते हैं अभी, रुक जाओ, ठीक है, पहले ये क्वेश्चंस कर ले, ओके। थैंक यू सो ब्यूटीफुल सेशन, थैंक यू कार्तिक जी। चलो, सो तोल्कापियम इज़ नॉट करेक्ट। तोल्कापियम के बारे में कौन सा सही नहीं? इट इज़ अ ट्रीटिज ऑन ग्रामर, येस इट इज़। इट वॉज फाउंड बिटवीन द फर्स्ट एंड द फोर्थ सेंचुरी एडी, येस। इट वॉज पार्ट ऑफ द संगम कॉर्पस, येस। संगम का साहित्य का ही एक अंग था ये। सेकेंड संगम में जो कि कंपोज हुआ था, तोल्कापियार ने इसको बनाया था। कहाँ पर हुई थी वो? कपाडपुरम में हुई थी आपकी संगम। इट वॉज कंपोज बाई पनिनी। पनिनी ने तो अष्टाध्यायी लिखी थी, विच इज़ द ओल्डेस्ट बुक ऑन द ग्रामर, बट संस्कृत ग्रामर, नॉट ना कि तमिल ग्रामर, ओके। एक सेकंड रुकिए इस क्वेश्चन को भी, पहले ही तोल्कापियम पे फिर से करो एक क्वेश्चन। चलो, तो वर्क ऑन ग्रामर, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। तमिल में तो है लेकिन पोएम नहीं है, ना ही डिडैक्टिक वर्क है, वो तो थर्ड संगम में डिडैक्टिक और आया था आपका, ठीक है, मेलका नक्कू किलका नक्कू। और ड्रामा कंपोज बाई चेरा किंग, नो। Which of the following was an important Pandya poet celebrated for its pearls in the Sangam poems and Greek accounts? से हमें पता चलता है इस पांड्या पोर्ट के बारे में। तो मुजरी, कड़कई,
पूहड़ यारिकामेडु। तो मुजरी एंड टोंडी, इनकी अगर बात करेंगे तो मुजरी और टोंडी ये कब बनाए गए थे, या सॉरी ये कहाँ के पोर्ट्स थे, ये आपके चेरा के थे, ठीक है, चेरा जो किंगडम था उसके थे ये। कोड़कई ये पांड्यास का पोर्ट था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। पूहड़ की बात करेंगे तो ये चोलास का था, ठीक है, चोल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग तमिल टेक्स्ट डील्स विद द ग्रामर, कौन सा है जो ग्रामर से डील करता है। अगेन मणिमेकलाई, सिलापदिक्रम, तोल्कापियम एंड पदिरुपट्टू। तो मणिमेकलाई, सिलापदिक्रम दीज वर एपिक्स, ना कि ग्रामर से एसोसिएट थे, ग्रामर से आपका तोल्कापियम था। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वट्टा किरुटल एज मेंशन इन द संगम पोएम्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वटरी कुत्तल, ठीक है, की प्रथा से को स्पष्ट दर्शाता है। ये पूछा गया आपका सिविल सर्विस में 2023 में, ठीक है। किंग्स एम्प्लॉइंग वेमेन बॉडीगार्ड्स, नो। लर्नेड पर्सन्स असेंबलीज, नो। आंसर क्या हो जाएगा, किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, ऑप्शन नंबर डी। तो जब किसी की डिफीट हो जाती थी तब ये परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द संगम लिटरेचर इन एशियंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, बताइए। संगम लिटरेचर के बारे में कौन सा सही है। संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू द मटेरियल कल्चर। संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा वॉज नोन टू संगम पोएट। संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स। संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेज एज इरेशनल। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। नाउ वी नो ये जो संगम लिटरेचर है, ठीक है, अब इसके बारे में हमने इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ा कि इसमें कोई मटेरियल कल्चर था कि नहीं था, वॉर एथिक था कि नहीं था, और कौन पढ़ता है, कोई नहीं है। भले ये सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया, बट आप ये मत सोचना कि हर किसी वो जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं वो पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ता है कोई। लेकिन आप ये देखो कि संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर, यानी कि भौतिक संस्कृति कोई संदर्भ था ही नहीं। एक्सट्रीम है ये स्टेटमेंट। अगर एक भी रेफरेंस होगा तो अपने आप स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सिमिलरली तीसरा भी अगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट इज संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉर एथिक्स। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ था ही नहीं। अगेन ये भी एक्सट्रीम सेंस में जा रहा है, तो ये भी सही नहीं होगा। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा वॉज नोन, ठीक है, ये जर्नलिस्टिक है कि हाँ सोशल क्लासिफिकेशन वर्णा के वर्ण सिस्टम के बारे में इनको पता था संगम पोएट्स को, तो पता ही होगा। अगर नॉर्थ में था, ठीक है, तो साउथ में थोड़ा बहुत तो होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि नॉर्थ में बिल्कुल था और साउथ में बिल्कुल पता ही नहीं था उसके बारे में, ठीक है। वैसे साउथ में था नहीं, लेकिन पता था कि हाँ वर्ण सिस्टम इस तरीके से था, ठीक है। संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेज इरेशनल। अब मुझे बी और सी डी में अगर चुनना है तो आई वुड गो विद बी, बिकॉज थोड़ा सा अफर्मेटिव टाइप लग रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू एशियंट साउथ इंडिया, कोडकई, पूमपुहड़ एंड मुजरी वर वेल नोन। तो ये क्या थे, कैपिटल सिटीज़ थे, पोर्ट्स थे, सेंटर्स ऑफ आयरन स्टील मेकिंग थे, या फिर श्राइन्स ऑफ जैन तीर्थंकर थे। तो अगर बात करेंगे कोडकई, पूमपुहड़ और मुजरी, सो दीज वर वेल नोन पोर्ट्स, ठीक है। मुजरी और टोंडी किसका था, वो था आपका चेरा का, कोडकई आपका पांड्यास का था, और पूहड़ चोलास का था। ओके, इनको जरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। नोट्स अपलोडेड हैं सबके, संदीप जी आप चेक करिए जाके, नोट्स नॉट अपलोडेड, हर एक लेक्चर के अपलोडेड है। चलिए, तो अब बताइए इसको ऑर्डर में लगाना है। अब मैंने आपको बताया था, क्यों मैं आपको टाइम पीरियड बताता था, इसीलिए बताता था सो दैट कि इस तरीके के क्वेश्चन आप कर पाओ। अष्टध्यायी, ठीक है, पनिनी याद है कुछ, जो पनिनी ने लिखी थी, ये कब कंपोज हुई थी, लगभग 5th सेंचुरी बीसी में, 500 बीसी के आसपास, 400 से 500 बीसी के आसपास। संगम लिटरेचर, भरत जी का नाट्यशास्त्र और चरक संहिता। चरक संहिता अगर आपको याद हो तो ये लगभग 400 बीसी में बनी थी, लेकिन उसके बाद 200 एडी आसपास कनिष्क के टाइम पे चरक ने चरक संहिता को फर्दर जो थी उसको फर्दर और इम्प्रोवाइज करने का काम किया था। तो ये बात तो ट्रू है कि जो हमने पढ़ा था कि अष्टध्यायी इट इज़ द ओल्डेस्ट बुक ऑन द ग्रामर, ठीक है। तो 4 से ही शुरुआत होगी, और 4 से शुरुआत होगी तो एक ही ऑप्शन है जहाँ 4 से शुरुआत हो रही है, ओके। एंड संगम लिटरेचर वी नो 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी, ठीक है, 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी। जो भरत ने नाट्यशास्त्र लिखी दैट वाज लगभग हम बोल सकते हैं 2nd सेंचुरी, मतलब वही लगभग 1st से 2nd
जो सेंचुरी एडी का जो टाइम पीरियड है तब लिखी गई थी। तो भरत की जो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि की, जो हम पढ़ेंगे, जब हम क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया पढ़ेंगे जिसमें भरतनाट्यम, कथकली इस सब के बारे में मेंशन है, वो यही नाट्य शास्त्र है जिसको कि हम 5th वेद के नाम से भी जानते हैं, 5वें वेद के नाम से भी जानते हैं। 4 3 1 2। नाउ जो हमने क्वेश्चन छोड़े थे उनको कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मदुरई, द कैपिटल सिटी ऑफ द पांड्या किंगडम। तो पांड्या किंगडम के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन मदुरई कांची वॉज as a large grand city enclosed by walls on 3 sides and the Vaigai river on the 4th side. The Arthashastra mentions it as the center of fine cotton textiles. Other literary sources describe it as a major craft center. ना मदुरई के बारे में कि इट वॉज फेमस फॉर पर्ल ट्रेडिंग, ये अर्थशास्त्र नहीं बताती है कौटिल्य की, ठीक है। ये कौन बताता है? मेगास्थनीज की इंडिका बताती है। तो दूसरा वाला यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और अगर ये गलत होता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वुड बी दी करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3rd। बट एक सेकेंड रुको, कंसीडर द फॉलोइंग। द अर्थशास्त्र मेंशंस इट एज अ सेंटर ऑफ फाइन कॉटन। ओके, कॉटन का ही है। पर्ल ट्रेडिंग का मेंशन था, ठीक है, पर्ल ट्रेडिंग का मेंशन था मेगास्थनीज के इंडिका में, और यहाँ पर लेकिन बात हो रही है कॉटन टेक्सटाइल की। 3rd अदर लिटरेरी सोर्सेज डिस्क्राइब एज अ मेजर। ये तो तीसरा तो सही होगा यार, ठीक है, तीसरा तो सही होगा ही होगा। अगर तीसरा सही होगा तो ये और दोनों तो नहीं हो सकते हैं। दैट मीन्स कि 2 3 एंड 1 2 3, 1 को अपन को चेक करना है, 1 को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। अब ये देखो, ये अगर आप देखो ना 3rd स्टेटमेंट ढंग से पढ़ो तो ये बहुत ही जर्नलिस्टिक टाइप का स्टेटमेंट है। अदर लिटरेरी सोर्सेज डिस्क्राइब इट एज अ मेजर क्राफ्ट सेंटर। किसी एक पर्टिकुलर क्राफ्ट की तो बात नहीं कर रहा है, और ना किसी पर्टिकुलर लिटरेरी सोर्स की बात कर रहा है। अदर लिटरेरी सोर्सेज यानी कोई हैं लिटरेरी सोर्सेज जो इसको मेंशन करते हैं मेजर क्राफ्ट सेंटर के बारे में, तो कोई ना कोई तो टेक्स्ट होगा ही जो मेंशन करता होगा। तो बहुत ही जर्नलिस्टिक टाइप का स्टेटमेंट, और जो जर्नलिस्टिक होते हैं जनरली सही होते हैं आपके, ठीक है। पहला वाला जो है आपका मदुरई कांची के बारे में, ये पूरी तरीके से ये तो पूरी तरीके से सही है आपका, ठीक है। अर्थशास्त्र का एक सेकेंड लिटरेरी सोर्स डिस्क्राइब इट एज मेजर क्राफ्ट सेंटर। द अर्थशास्त्र मेंशन इट एज अ सेंटर ऑफ फाइन कॉटन टेक्सटाइल्स। अर्थशास्त्र जितना मुझे याद है, अर्थशास्त्र में मेंशन तो नहीं था कुछ कॉटन टेक्सटाइल वगैरह का। अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख सूती वस्त्रों के केंद्र के रूप में किया गया। मेगास्थनीज की इंडिका में तो है, लेकिन अर्थशास्त्र में सच तो नहीं है, ठीक है। पर्ल ट्रेड के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है, किसमें? इंडिका में, पर्ल ट्रेड के बारे में। कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस था पांड्या किंगडम, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका डिपिक्शन तो नहीं मिलता है। 1 and 3 कोई है नहीं। अभी के लिए इसमें आप टिक करो 1 ओनली, ठीक है, 1 ओनली, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्योंकि अर्थशास्त्र में ऐसा कोई मिलता नहीं है, जितना मुझे पता है कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है। ध्यान रखना, जो हमने पढ़े थे अशोक के इंस्क्रिप्शन, अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इनफैक्ट जो अगर आप 2nd नंबर का देखोगे, आप 13 नंबर का देखोगे जिसमें कलिंग वॉर के बारे में मेंशन है, तो यहाँ पर चेरास के बारे में मेंशन, इनको केरल पुत्र के नाम से मेंशन कर रखा है, पांड्या के बारे में मेंशन कर रखा है, ठीक है, चोलास के बारे में मेंशन कर रखा है, और इनफैक्ट सीलोन यानी श्रीलंका के बारे में मेंशन कर रखा है। बस इनके बारे में, ये तो बात कर रहा हूँ मैं अशोकन इंस्क्रिप्शंस की, 2nd और 13 मेगास्थनीज की इंडिका में। बट अर्थशास्त्र से तो हमें ऐसा कोई एविडेंस देखने नहीं मिलते हैं जितना मुझे पता है। और अगर दूसरा गलत हो गया तो पहला तो फिर सही होना ही होगा, 1 ओनली। तो 1 ओनली अभी आप मार्क करो, ठीक है। चलो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। विद रेफरेंस टू एशियंट साउथ इंडिया द टर्म्स विचित्र चित्त, चित्रकरपल्ली और चैत्यकरी रेफर्स टू, ये सब क्या है? मार्केट हैं, टेम्पल्स हैं, टाइटल्स हैं, या फिर सेंटर्स ऑफ कलर मेकिंग है। तो दीज आर दी टाइटल्स। ये जब हम चोलास के बारे में, सॉरी पल्लवास के बारे में पढ़ेंगे, अभी आएंगे ना पल्लवास, ठीक है, पल्लव कौन थे वो अभी हम देखेंगे आगे चल के। तो उन्हीं के एक राजा हुए महेंद्र वर्मन 1, उन्होंने ये टाइटल्स लेके रखे थे। विचित्र चित्र हो गया, चित्रकरुपुल्ली हो गया, या फिर चैत्यकारी हो गया, उन्होंने ये टाइटल लिए थे। विचित्र चित्त का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो कि बहुत ज़्यादा सोचता है, जो बहुत ही ज़्यादा अपने बारे में, वर्ल्ड के बारे में ये सारी चीज़ें सोचता है, उसको हम बोलते हैं विचित्र चित्त। दैट मीन्स एन एक्स्ट्रॉर्डनरी माइंड, ठीक है। और ये है काइंड ऑफ, इसका मतलब होता है, चित्रकरापुली का मतलब होता है टाइगर, ठीक है। तो ये टाइटल्स थे आपके जो लिए गए थे भाई
महेंद्र वर्मन वन, जो कि पल्लव डायनेस्टी के रूलर थे। द टर्म संगम रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, संगम शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? लिटरेरी असेंबली ऑफ तमिल स्कॉलर्स, साउथ इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट, अ टाइप ऑफ तमिल पोएट्री, या फिर अ तमिल डायनेस्टी। संगम, संगम क्या है? तो संगम है आपकी लिटरेरी असेंबली ऑफ तमिल स्कॉलर्स, ऑप्शन नंबर ए। रीड द बिलो स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। बिल्कुल सर, चैट जीपीटी तीनों को सही बता रहा है क्वेश्चन 3 का। चैट जीपीटी से हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं बिकॉज चैट जीपीटी कई बार गलत आंसर बताता है, इसके लिए ऑफिशियल आंसर की देखनी पड़ेगी, ठीक है। द म्यूरल्स ऑफ तिरुमलाईपुरम एंड सित्तनवसाल केव्स आर इंपॉर्टेंट सर्वाइविंग एग्जाम्पल्स ऑफ पांड्या आर्ट, दिस इज ट्रू, ठीक है। म्यूरल्स मतलब जो फॉर्म ऑफ आर्ट होती है, जो वॉल्स में बनाई जाती है आर्ट को म्यूरल कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। चलो, तो these murals are mainly found on the outer walls of the temples and depict mythological war scenes. Now this is wrong because outer walls पे नहीं बना हुआ था, ये inner walls पे बना हुआ था, ठीक है, inner walls पे। तो assertion तो true होगा बट reason false होगा, so option number C is the correct answer. All right, 14th है the 5 village committees Variums such as Niraliyai Varium and Nidhi Varium were a unique administrative feature of which of the following dynasties? तो किस डायनेस्टी का ये फीचर थे? पांड्या, मौर्य, सातवाहनास या फिर गुप्तास? किन का फीचर थे 5 विलेज कमिटीज़? चोलास, सॉरी चोलास नहीं, पांड्यास, मौर्यास, सातवाहनास, गुप्तास। तो ये तो होंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, 5 विलेज कमिटीज़। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट तमिल ग्रामर वर्क? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ कहा माना गया? मणिमेकलाई चतुर्णा ने लिखी थी, तोलका पीएम आंसर होगा। शिलापतिक्रम किसने लिखी थी, जल्दी से बताइए। Who among the following, sorry, which among the following South Indian kingdoms is known for the conquest that crossed the river Ganga? अगेन चोला आंसर होगा बट अभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है, वो हम आगे देखेंगे जब राजेंद्र चोला वन के बारे में देखेंगे किस तरीके से गंगा रिवर क्रॉस करके उन्होंने रूलर्स को हराया था। द पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी वॉज रिटन इन दी, तो कब ये लिखा गया था पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी? तो ये लिखा गया था आपका 1st सेंचुरी एडी के टाइम पे, ठीक है, 1st सेंचुरी एडी के टाइम पे लिखा गया था। और ये एक ग्रीक टेक्स्ट है ये, जहाँ पे हमें साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से ट्रेड करते थे, ठीक है, ट्रेड किस तरीके से साउथ इंडियन किंगडम्स का होता था, ये पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी से पता चलता है। ऑथर कौन था? ओरिजिनल ऑथर इसका किसी को नहीं पता है, तो ऑथर के बारे में आपसे नहीं पूछेगा। बाद में इसको एक कोई तो विल्फ्रेड करके हुए ऑथर, उन्होंने कंपोज किया था विल्फ्रेड, लेकिन वैसे ओरिजिनल ऑथर किसी को नहीं पता। डज नॉट बिलोंग टू दी संगम पीरियड, कौन नहीं है? तो चेरा भी है, चेरा यहाँ पर है, पांड्या यहाँ है और चोला यहाँ पे है, बट गुप्ता अभी नहीं, ठीक है। गुप्ता कल हम स्टार्ट करेंगे, तो गुप्ता इज इंपॉर्टेंट नो डाउट, बट कल स्टार्ट करेंगे भाई उसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स ऑफ संगम पीरियड हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ कलेक्शन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल पोएट्री? तमिल पोएट्री कौन सी इसमें? मनी में कलाई इज नॉट अ पोएट्री, ठीक है। ठीक है, मनी मेकलाई इज नॉट अ पोएट्री, नीदर इज पट्टू पट्टू, ठीक है। आंसर होगा यहाँ पर पतिनेन मेलका नक्कू, पोएट्री मेलका नक्कू, याद करिए, ठीक है। पट्टू पट्टू जो था, पट्टू पट्टू, दैट वॉज मेनली एंथोलॉजी। व्हाट इज एंथोलॉजी? तो एंथोलॉजी भी एक तरीके क्या है कि एंथोलॉजी भी आर काइंड ऑफ स्टोरी, ठीक है, तो ये एंथोलॉजी थी। आंसर वुड बी पतिने मेलका नक्कू, ओके। संगम लिटरेचर वॉज कंपोज इन विच क्लासिकल लैंग्वेज? तो बहुत आसान है, तमिल। अगला, which part of the following which of the following territories to the south and north were made part of the Chola kingdom by the successors of the ruler विजयलया? अब विजयलया के बारे में पढ़ा नहीं है बिकॉज ये लेटर चोला से बिलोंग करते हैं, जो इंपीरियल चोलाज हैं जो बाद में आते हैं 9th सेंचुरी एडी के टाइम पे, ठीक है। तो जो आपके ये मेनली पल्लवस थे और जो चेराज थे, इनको, ठीक है, इन सब, ओके, ठीक है, पूछ रहे हैं सक्सेसर्स को विजयलया ने अपने अंडर में ले लिया था। अगेन ये हम आगे पढ़ेंगे, वैसे आंसर तो पांड्या और पल्लव होंगे इसके,
ठीक है, पल्लव थे और पांड्या मेनली, तो यानी ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अभी इसके बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है। शिलापतिकरम द ज्वेल्ड एंकलेट द अर्लीस्ट एपिक पोएम इन तमिल वॉज रिटन बाई। तोलका पीआर ने तो तोलका पीएम कंपोज किया था, दिस वॉज इलांगो अडिगल। ठीक है, 3 पोएट्स पंपा, पोन्ना एंड रन्ना वो मतलब किस लिटरेचर से बिलोंग करते हैं? तो एक्चुअल में अगेन ये हमने पढ़ा नहीं है अभी। राष्ट्रकूट जब एम्पायर देखेंगे तो वहाँ पर राष्ट्रकूट एम्पायर में ये 3 ज्वेल्स आते हैं जिनको कि हम ज्वेल्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। डैश ऑथर्ड बाई तोलका पियार इज द अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर। तोलका पियार द्वारा रचित डैश सबसे प्राचीन तमिल साहित्य कृति है, तो ये तोलका पियाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पांड्या किंगडम वॉज The Pandya kingdom was first mentioned by Megasthenes, who said that their kingdom was famous for pearls. Their capital was, तो इनकी कैपिटल क्या थी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कैपिटल इनकी मदुरई थी। ये किसकी थी? चोलास की थी। चोलास ये दोनों थी, ठीक है। और बाद में कावेरीपट्टनम भी, जिसको पूहर भी थी, बाद में जाके उरायूर और तंजावुर भी इनकी कैपिटल बनती है लेटर चोला के टाइम पे। विच इज द फॉलोइंग ऑफ द पोर्ट सिटी ऑफ पांड्यन किंगडम। तो पांड्या का क्या था? डिंडीगुल। डिंडीगुल आज तमिलनाडु में, जो कि अपने तालों के लिए बहुत फेमस है ना, जो लॉक सिस्टम होता है। आंसर होगा कोड़कई, ऑप्शन नंबर बी। सियालकोट किसकी कैपिटल थी? सियालकोट किसकी राजधानी थी? आज के लेक्चर से नहीं है, ये पिछले वाले लेक्चर से। मियांडर वुड बी द करेक्ट आंसर। द एम्बलम ऑफ द चेरा डायनेस्टी वॉज दैट कंट्रोल द सेंट्रल एंड द नदर्न पार्ट्स ऑफ केरला। तो एम्बलम क्या था पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। तो चेरा था आपका बो एंड एरो, ठीक है, बो एंड एरो, ओके। टाइगर था चोला का, फिश था पांड्या का। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फेमस रूलर ऑफ द पांड्या डायनेस्टी ऑफ द साउथ इंडिया। तो कौन फेमस रूलर थे यहाँ के? नेदू जलियान थे सेकंड, नेदू जलियान दी सेकंड। कराई काल थे, अशोक थे, या निज़ाम शाह थे? तो बहुत आसान है, कैसे? निज़ाम शाह अभी इस्लाम तो नहीं आया है, ठीक है। अशोक मौर्य डायनेस्टी थे, कराई काल चोला से थे, तो बच गया कौन? नेदू जलियान। संगम पोएम्स मेंशन अ तमिल वर्ड मोवेंदर विच मीन्स, तो मोवेंदर का मतलब है क्या? मोवेंदर मीन्स 3 चीफ्स, 3 प्रमुख। आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द संगम लिटरेचर। These texts were supposed to be composed and compiled in assemblies of poets. The Sangam literature compiled in assemblies of poets were held in the city of Madurai. तो ये आपका पहला वाला, और ये सॉरी इंग्लिश में, और ये आपका हिंदी में। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट होगा यहाँ पर वो तो बिल्कुल सही है। दीज टेक्स्ट वर सपोज टू बी कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज ऑफ पोइट्स, और ये मदुरई में हुई थी। पहली मदुरई में, तीसरी मदुरई में, दूसरी कपाटपुरम में हुई थी। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्पेसिफिक तो बोल नहीं रहा है कि पहली दूसरी तीसरी, तो ऑप्शन नंबर बी बोथ 1 and 2 आंसर वुड बी द करेक्ट आंसर। Anuradhapur, the old capital of Sri Lanka, was destroyed by which of the following dynasties of the South India in the 10th century AD? अभी हम 10th century AD में आए नहीं हैं। वहाँ पे कौन आएंगे? वहाँ पे चोलाज आएंगे, ठीक है, वहाँ पे चोला आएंगे, लेकिन अभी उनके बारे में हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है, हम 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एंड यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर खत्म। आज का छोटा सा लेक्चर होता है खत्म यहाँ पे, राइट। अब किसी का कुछ डाउट है? जो लोग गुप्ता गुप्ता चिल्ला रहे थे, अब बताओ क्या दिक्कत है तुमको? ठीक है, गुप्ता हम लोग कल देखेंगे। कल हम लोग गुप्ता एम्पायर के बारे में स्टार्ट करेंगे। हम्म फैटमैन में ऐसे चार्ज तो बस वो एक जो वट्टा क्यूरेटल वाली जो प्रैक्टिस है उसको मेंशन कर लेना, वट्टा क्यूरेटल में, ठीक है। वट्टा क्यूरेटल को, उसको आप मेंशन कर लेना, है ना। ओके। मूवेंदर हर एक पर्टिकुलर जो पार्ट था, जो तेनाई था, जो जोग्राफिकल रील्म था, जोग्राफिकल एरिया था, ठीक है, तो वहाँ के, ठीक है, चीफ्स थे ये मूवेंदर्स, उनको कलेक्टिवली मूवेंदर बोला गया। हाँ, भी वकाटक नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे आगे सब, क्यों इतना वो अभी ख़त्म थोड़ी ना हुई हिस्ट्री।
कल गुप्ता होगा या पॉलिटी होगा? ओके, कल आपका लेक्चर नहीं होगा। यस, कल एक्चुअल में पूरा पॉलिटी का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। कल भी मैंने आपको बताया था अबाउट, सॉरी कल मैं बोल रहा हूँ जब मैं गया था, दैट इज़ जो हम लोग की आखिरी क्लास हुई थी फ्राइडे को, पिछले फ्राइडे को, तब मैंने आपको बताया था कि सैटरडे को, ठीक है, सॉरी कल फ्राइडे है ना, हाँ, तो फ्राइडे को हम लोग करेंगे क्या, पूरा पॉलिटी रिवाइज। तो फ्राइडे को पूरा पॉलिटी रिवाइज होगा, देन संडे को पूरा ज्योग्राफी रिवाइज होगा, ठीक है, बिकॉज वो हम लोग मेंस के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको भी बहुत ज़्यादा वो हेल्प करेगा, तो प्लीज़ डोंट मिस दैट, उसको मिस मत करिएगा, ठीक है, उसको मिस मत करिएगा। जो कल क्लास होगी वो पूरा जैसे मेंस के लिए तो होगी, लेकिन इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। मैंने इसी हिसाब से क्लासेस को अलाइन किया है। मैं चाहता तो पहले हिस्ट्री क्लास रख देता, इकोनॉमिक्स की रख देता, मैंने इसीलिए नहीं रखी बिकॉज अभी वो हुआ नहीं है। वैसे इकोनॉमिक्स तो हो जाएगा अभी, मतलब इकोनॉमिक्स का लेक्चर मैं बोल रहा हूँ मेंस के लिए, क्योंकि पहले पॉलिटी है, देन ज्योग्राफी है, देन इकोनॉमिक्स है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में टाइम लगेगा। उसके बाद मैंने हिस्ट्री रखा है, वो भी एंशियंट मेडाइवल मॉडर्न ब्रेक कर करके, ताकि एटलीस्ट हमारा एंशियंट वाला पार्ट खत्म हो चुका होगा और हम मेडाइवल में एंटर कर चुके होंगे, ठीक है। सैटरडे को छुट्टी, सैटरडे को छुट्टी नहीं है, सैटरडे को गुप्ता एम्पायर होगा, कोई छुट्टी नहीं है सैटरडे को, ठीक है। फ्राइडे यानी कल पॉलिटी पूरा करेंगे, एंड सैटरडे को दैट इज़ की परसों हमारा गुप्ता एम्पायर होगा, यानी रिज्यूम रहेंगी क्लासेस। ऐसा नहीं है कि सैटरडे को छुट्टी होगी कोई, ठीक है, बिकॉज इस वीक आपकी इनफ छुट्टी हो गई है, तो सैटरडे कोई छुट्टी नहीं होगी। देन संडे को हम पूरा ज्योग्राफी रिवाइज करेंगे, ओके। चलिए, आर्टिकल 45 मतलब, नो, ग्रीक एंड पोर्चुगीज आर नॉट कॉमन, ग्रीक एंड पोर्चुगीज आर नॉट कॉमन। सर क्रिश का गाना सुनिए, अच्छा क्या ही क्रिश का गाना करते रहते रोज, क्रिश का गाना। चलिए, तो मिलते हैं कल, पूरा रिवाइज करके आइएगा, और कायदे के लेवल के क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे, पूरा हमारा पॉलिटी रिवाइज होगा, सभी के लिए क्लास मैंडेटरी है, नहीं तो ऐसे भूल जाओगे। कल पूरा पॉलिटी रिवाइज जब हम करेंगे बैठ के, तो पूरा एक ही लेक्चर में सारा जो भी आपका भूल गए हो आप, वो सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। सेम हम संडे को वो करेंगे, दैट इज़ ज्योग्राफी करेंगे, एंड उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स तो आपने खैर अभी नहीं किया है, लेकिन उसके बाद फिर हम एशियन हिस्ट्री करेंगे, देन मेडाइवल करेंगे, मॉडर्न, इस तरीके से। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद। और जिसको भाई रिकॉर्डिंग चाहिए बैच की, ठीक है, लेक्चर की एंड क्विजेज एंड एवरीथिंग, तो वो आप यहाँ से परमार जो जी के बैच 4.0 है इन दी परमार अकेडमी ऐप एंड वेबसाइट, वहाँ से आप कर सकते हो, ओके। चलिए, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल, ओके, थैंक यू। एनटीपीसी का साइको है, अब कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, ठीक है, अब ज़्यादा डिले तो नहीं कर सकते हैं क्लास में। जायसवाल जी, CM जायसवाल जी, आज मिल जाएगा अपडेट आपको सब कुछ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।